नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आतिश नारायण राव बकाने। मैं एक बच्चों का रक्त रोग, कर्करोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, खास करके बच्चों में होने वाले अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बारे में। चूँकि ये एक बहुत नीश एरिया है, यानी ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये कई देशों में, इनफैक्ट हमारे भारतवर्ष में भी कई सालों से बहुत सक्सेसफुली किया जा रहा है। खास करके एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, जो कई इंडिकेशंस के लिए किया जाता है, जो मैं आने वाले वीडियो में या फिर आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा, ये अब नागपुर में भी अवेलेबल है। बच्चों में जो कुछ दुर्धर बीमारियां होती है, कुछ जन्मजात होती है या फिर कुछ जन्म के बाद आती है, ऐसे बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक पुख्ता इलाज है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो बच्चे पूरा अपना नॉर्मल तरीके से व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क्या होता है एग्जैक्टली ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानने के लिए थोड़ी बहुत हमें समझ होनी चाहिए कि क्या होता है बोन मैरो। हमारे शरीर में कई हड्डियां होती है। इन हड्डियों में जो बोन मैरो होता है उसमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में होने वाली WBCs, प्लेटलेट्स या फिर लाल खून बनाने वाली कोशिकाएं को जन्म देती है। ये कुछ बीमारियों में ये जो स्टेम सेल्स है, खास करके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, या फिर कुछ कारणवश ये काम करना बंद कर देती है, या फिर इनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि जो नॉर्मल सेल्स है वो बनने में सक्षम नहीं रहती। ऐसे बीमारियों में हम कुछ और डोनर से, जैसे डोनर्स हम सिलेक्ट करते हैं, उनके बोन मैरो से या फिर ब्लड से हम स्टेम सेल्स, खास करके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हम कलेक्ट करते हैं और वो जो खराब स्टेम सेल्स होने वाले लोग हैं उनमें देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सादा सरल तरीके से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ। हालांकि इसकी जो प्रोसीजर है थोड़ी लंबी होती है, बट मैं सीधे सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये मोटे तौर पे दो तरह का होता है, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये एक मिसनॉमर है, इसे कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम नहीं बोल सकते। ये एक हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। हम उस कीमोथेरेपी देने के पहले हम एक पेशेंट की कोशिकाएं, स्टेम सेल्स निकाल के रखते हैं और हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद हम उनको खुद को ही उनकी खुद की स्टेम सेल्स दे देते हैं। उसे हम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो इसीलिए हम इसे मिसनॉमर कहा जाता है। बात आज करेंगे हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन की, जो सही मायने में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट क्या है? एलोजेनिक ट्रांसप्लांट यानी हम एक कोई भी बीमारी का पेशेंट सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम एक डोनर सिलेक्ट करना होता है। डोनर कोई भी हो सकता है, जैसे फैमिली मेंबर में अगर फुल मैच HLA एक टेस्ट होती है हम जो देखते हैं, अगर वो फुल्ली मैच्ड है तो उसे प्रीफर किया जाता है। नहीं तो कई सारी रजिस्ट्रीज इंडिया में या फिर अब्रॉड अवेलेबल है, उन रजिस्ट्रीज में से हम डोनर खोज सकते हैं। या फिर हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांटेशन भी आज के ज़माने में पॉसिबल है। मदर या फादर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50% बच्चे से मैच होता ही है, उन्हें भी डोनर की जगह ले सकते हैं। ये ज़रूर डिपेंड करता है कौन से इंडिकेशन के लिए हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बच्चों में कुछ बीमारियों में जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी गलत धारणा है कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कई बड़ी चीरफाड़ होती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है रादर, जिसमें कम से कम 20 से 25 दिन बच्चा हमारे पास एडमिट होता है। उसमें कई तरह के प्रोसेसेस होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यस, इसमें कोई भी ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ना इसमें डोनर को कोई तकलीफ होती है। तो बात करते हैं इंडिकेशंस की, मतलब किन चीज़ों में, कौन से बीमारियां ऐसी कौन सी है जिसमें बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगते हैं। ये दो तरह की हम बीमारियां ज़रूर देखते हैं। एक है बिनाइन डिसीजेस। बिनाइन मतलब जो नॉन कैंसरस बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां बच्चों में जन्मजात होती है, जैसे हमारे एरिया में खास करके विदर्भ रीजन में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सिकल सेल डिसीज, थैलेसीमिया,
जिनमें कई सारे तकलीफें बच्चों को होते रहती है। ब्लड थैलेसीमिया में बात देखा जाए तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको लगते रहता है। सिकल सेल में कई तरह के और प्रॉब्लम होते हैं। इन बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बड़ा ही सक्सेसफुल तरीके से अवेलेबल है। बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले मैं एक धारणा के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक गलत धारणा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ा सर्जरी है। इसमें कोई बहुत बड़ा सर्जरी नहीं होता है। एक प्रोसेस है जो हम 20 से 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसमें पेशेंट को एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाता है। डिटेल्स में आगे आपसे शेयर करूंगा। अब देखते हैं कि कौन से इंडिकेशंस है जिसमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही कारगर साबित होता है। दो तरह के मेन इंडिकेशंस होते हैं बच्चों में। एक है बिनाइन डिसीजेस यानी नॉन कैंसरस डिसीजेस और दूसरा होता है कैंसरस डिसीजेस। तो खास करके हमारे एरिया में आपने सुना होगा थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज, ये काफ़ी तौर पर पाया जाता है। जी हाँ, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज को हम जड़ से मिटा सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर हम सही समय पे सही एज ग्रुप में कर लेते हैं तो ये बीमारी 90 to 95% पेशेंट्स में हम कंप्लीटली क्योर करके उनको पूरा नॉर्मल लाइफ प्रदान कर सकते हैं। कुछ और बीमारियां होती है जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया। कुछ पेशेंट्स में ये जन्मजात होता है जैसे फांकोनिया एनीमिया और कुछ जन्मजात बीमारियां जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया होता है, या फिर कभी कभी ये एक्वायर्ड भी होता है, मतलब जन्म के बाद इसकी संभावना होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स है, खास करके हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, वो पूरी खराब हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत पड़ती है। कुछ और बीमारियां होती है ऐसे ही जैसे जन्मजात रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी, इन्हें हम प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिनको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद उसे कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जो इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम्स हम बोलते हैं। मतलब बोन मैरो फेल्योर, ये नाम ही सजेस्ट करता है कि बोन मैरो का कुछ कारणवश फेलियर हो गया, जन्मजात बीमारियां होती हैं। उनमें से कुछ बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही पुख्ता इलाज है। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसरस बीमारियों की। कुछ बच्चों में हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इनमें जो हाई रिस्क बीमारियां होती है या फिर कैंसर कीमोथेरेपी के बाद अगर वापस आ जाए, रिलैप्स डिसीजेस हम बोलते हैं उनको, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है। और कुछ रेयर डिसीजेस है या फिर सॉलिड ट्यूमर्स है। कुछ बच्चों में कुछ बीमारियां होती है जो कैंसर्स होते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं, उसमें कभी कभी हमको ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑटोलॉगस और एलोजेनिक, ये शब्द मैंने बार बार यूज किया। ऑटोलॉगस मतलब खुद के ही स्टेम सेल्स खुद को वापस देना, एलोजेनिक मतलब कोई और डोनर सिलेक्ट करके, स्टेम सेल सिलेक्ट करके पेशेंट को जिनका बोन मैरो फेल्यूर है या फिर कोई कारणवश ल्यूकेमिया है, कोई हाई रिस्क ल्यूकेमिया या फिर कोई भी बीमारी जो मैंने पहले बताई है, उस बीमारी के पेशेंट में स्टेम सेल्स देना, उसे हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इसकी एक बड़ी लंबी सी प्रोसेस होती है, 25 से 30 दिन हमें इसे लगते हैं। उसके पहले भी कुछ पेशेंट्स में हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, या आई थिंक एग्जाम्पल लेने के बाद अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे हम थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसीज की बात करें, इन पेशेंट्स में प्री ट्रांसप्लांट प्रिपरेशन काफी लगता है। पहले तो हम डोनर सिलेक्ट करते हैं। अगर फैमिली मेंबर है, फुल्ली मैच्ड फैमिली मेंबर है, जिसे हम HLA बोलते हैं, 10/10 मैच, वो डोनर हम प्रीफर करते हैं। अगर नहीं है तो हम कुछ रजिस्ट्री से सिलेक्ट करके डोनर सिलेक्ट करके रखते हैं, या फिर कभी कभी हम फैमिली से हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर भी लेते हैं। कुछ इंडिकेशंस में हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांटेशन भी अप्रूव्ड है। कुछ इंडिकेशंस में ये क्लिनिकल ऑप्शन के तहत अवेलेबल है। तो डोनर सिलेक्शन, ये एक प्रोसेस होती है। डोनर सिलेक्ट हमने कर लिया, उसके बाद हम कुछ बीमारियों में, खास करके थैलेसीमिया सिकल सेल में, प्री ट्रांसप्लांट प्रिपरेशन, कुछ डिसीजेस में हमें प्री ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन देना होता है। 1 से 2 महीने पेशेंट को तैयार करना होता है। ये वैसे ही है जैसे हम कभी खेत में हम कुछ बीज बोते हैं तो हमको खेत बनाना पड़ता है, वैसे ही हमको पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव करनी पड़ती है, पेशेंट के बोन मैरो में जगह बनानी पड़ती है। दूसरी बात आती है जगह बनाने के लिए, उसे बोलते हैं हम कंडीशनिंग कीमोथेरेपी। तो अगर बात की जाए कंडीशनिंग कीमोथेरेपी की, एक ऐसी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है जिससे हम पेशेंट जिनको प्रॉब्लम्स है, जो डिसीज है, उन पेशेंट्स का बोन मैरो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हमें डोनर का स्टेम सेल्स, चाहे वो हम बोन मैरो से लें या फिर पेरिफेरल ब्लड से ले,
वो हम देने की कोशिश करते हैं, उसे हम ट्रांसप्लांट डे बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में या फिर कोई भी प्रोसीजर में कोई भी पेशेंट या डोनर को हार्म ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में खास करके डोनर को कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे आप कभी ब्लड डोनेशन किए होंगे वैसे ही पेशेंट ब्लड डोनेट कर सकता है। कभी कभी हम ये बोन मैरो के माध्यम से भी लेते हैं। आजकल ज्यादातर ट्रांसप्लांटेशन में जो हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं डोनर से, वो पेरिफेरल ब्लड से करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जिस दिन हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसे डे 0 माना जाता है। उसके बाद पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो काफी कम रहती है, क्योंकि WBCs प्लेटलेट से सारे कम रहते हैं। तो कुछ दिन 20 से 25 दिन लगभग पेशेंट को इसका सपोर्ट लगता है और इनको सेपरेट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वाले रूम में रखा जाता है। और हम वेट करते हैं कि कब ये जो दिए हुए स्टेम सेल्स है, जैसे हम खेत में बीज लगाते हैं और वो बीज कुछ दिन बाद जमीन से बाहर आता है, वैसे ही ये सेल्स बनने लगते हैं। लगभग 12 से 28 दिन तक ये स्टेम सेल्स ऊपर आते हैं, उसे हम एनग्राफ्टमेंट कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये WBCs और प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं, हम पेशेंट को डिस्चार्ज करके रखते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट इतनी ही प्रोसेस है, ये जस्ट 50% काम हुआ। इसके बाद हम 2 से 3 महीने उनको काफी केयरफुल फॉलोअप में रखते हैं और फिर हम उनके घर जाने देते हैं। फॉलोअप भी हम पेशेंट का घर से ही करते हैं, बट हर हफ्ते 10 दिन में उनको हमें एक बार दिखाना होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट्स कुछ समय इम्यूनोसप्रेसिव कीमोथेरेपी पे रहते हैं, लगभग 9 महीने या 1 साल। कुछ बीमारियां जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, इसमें काफी कम दिन तक हम इम्यूनोसप्रेशन रखते हैं। उसके बाद हम बच्चे को कंप्लीटली क्योर्ड घोषित करके भेज देते हैं। तो ये बहुत सादे सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की कि ये क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है। आज हमने बात की अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। मुझे पता है ये समय काफ़ी नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए, और कई सवाल कुछ पेरेंट्स के मन में होंगे। वो जो सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे मेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं उनका सटीक जवाब देने की। जितने कम समय में हो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंच पाए। और कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगने वाली बीमारी अगर फैमिली में है, खास करके बच्चों में, तो बेझिझक आप पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं या फिर आपके जनरल पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं। वो सही गाइडेंस देके आपको एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे और उसके सही इलाज के बारे में आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ी चीज या बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये थोड़ी महंगी चीज है, क्योंकि इसमें जो हम दवाइयां यूज करते हैं काफी महंगी होती हैं। बट इससे डर के डॉक्टर के पास न जाना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इन चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कई सारी NGOs है, गवर्नमेंटल स्कीम्स है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, खास करके बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में मदद करती है। अगर आप एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो जरूर आपको मदद करने में सक्षम रहेंगे। आशा करता हूँ हमने दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, कोई भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बच्चों के खास करके कोई भी आपका सवाल है, आप हमें पूछ सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।